हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल एक्सपोर्ट वीडियो सीरीज के पार्ट 14 में आपका स्वागत है। यहाँ पे वीडियो में आपको बताऊंगा प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में। यस, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो कौन सी स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करनी रहेगी। यस, बायर क्या क्या सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड करता है वो सारी चीजें मैं वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम परेश सोलंकी है, मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, गुजराती बिजनेसमैन हूँ एंड मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मेंटर हूँ, जहां पे मैं लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने को पूरा सपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोडक्ट क्वालिटी सर्टिफिकेट के बारे में। यस, ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में एक्सपोर्ट के रिलेटेड जो डर था वो निकल जाएगा। यस, नए नए जो एक्सपोर्टर है उसे टेंशन होता है कि एक्सपोर्ट के अंदर कौन से क्वालिटी सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक्सपोर्ट के अंदर क्वालिटी का एंड क्वालिटी सर्टिफिकेट का एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर आपको टेंशन नहीं लेना है। मोस्ट ऑफ क्वालिटी सर्टिफिकेट जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरर को चाहिए। यस, आपने सही सुना है। जैसे कि आप कोई फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो फूड प्रोडक्ट में आता है ISO 22000। तो वो ISO 22000 है ना, वो मर्चेंट एक्सपोर्टर को मिलता ही नहीं है, वो ओनली मैन्युफैक्चरर को मिलता है जिसका प्लांट है। वो प्लांट का ISO सर्टिफिकेट होता है, वो प्लांट का क्वालिटी सर्टिफिकेट होता है। तो मैन्युफैक्चरर को जो है वो लेना रहता है। तो यहाँ पे देखिए, अब एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है या उसके सर्टिफिकेट है वो डिपेंड रहेगा आप कौन सी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहते हो। देखिए, यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट होता है एंड लो क्वालिटी प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट होता है। एग्जाम्पल मैं देता हूं, इंडस्ट्रियल नमक, इंडस्ट्रियल सॉल्ट। अब वो इंडस्ट्रियल सॉल्ट है, उसमें क्या क्वालिटी रहेगा अभी बताइए, समझ में आ रहा है? मतलब नमक जो है जिसमें मिट्टी भी मिला हुआ है वो भी एक्सपोर्ट होता है, जो इंडस्ट्रियल यूज में जाता है। यहां पे दूसरा एग्जांपल है सिरामिक टाइल्स। अब सिरामिक टाइल्स जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की भी एक्सपोर्ट होती है एंड क्वालिटी ठीक ठीक है, मीडियम है, वैसे भी अफ्रीका के अंदर एक्सपोर्ट होती है। देखिए यहाँ पे और एग्जांपल है गारमेंट का, कॉटन शर्ट का। कॉटन शर्ट जो है वो अच्छी क्वालिटी वाला है, वो यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर, यूके के अंदर, इन यूरोप के अंदर वो एक्सपोर्ट होता है। वहां पे क्वालिटी वगैरह भी चेक होता है, डाइज का, कलर वगैरह का भी टेस्टिंग रिपोर्ट होता है। तो वो वहां पे अच्छी क्वालिटी का शर्ट एक्सपोर्ट होता है, जो महंगा भी रहता है। सब क्वालिटी सर्टिफिकेशन वगैरह लगाते हैं ना हम एक्सपोर्ट में, मतलब लेते हैं सब चीजें, तो वो महंगा भी हो जाता है क्योंकि वो सबका खर्चा होता है। एंड यहाँ पे सस्ता वाला कॉटन शर्ट भी एक्सपोर्ट होता है, मतलब 100 रुपीज का टी शर्ट भी एक्सपोर्ट होता है एंड 500 रुपीज का भी टी शर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो एज ए एक्सपोर्टर आपको क्वालिटी का कोई टेंशन नहीं लेना है। बायर जो प्रोडक्ट बताता है, बायर जो क्वालिटी बोलता है, उस हिसाब से आपको जो है बायर को कोटेशन देना है एंड जो है एक्सपोर्ट करना है। एंड एक्सपोर्ट में सबसे अच्छी बात यह है कि क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड होते हैं वो मैन्युफैक्चरर को फॉलो करने होते हैं। तो एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर आपको समझ में आ गया, क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड है वो किसको फॉलो करने हैं, वो फॉलो करने हैं मैन्युफैक्चरर को। हम यहाँ पे बात करते हैं कौन से जनरली एक्सपोर्ट में स्टैंडर्ड यूज होते हैं, सर्टिफिकेशन यूज होता है। तो सबसे पहले आता है ISO सर्टिफिकेट। यस, ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का ISO रहता है। तो ISO सर्टिफिकेट जो है 9001 2015 वो कोई भी ले सकता है, वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का होता है। तो एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर भी आप ISO 9001 2015 ले सकते हो, पर उसका इतना ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मर्चेंट एक्सपोर्टर आपके पास तो कुछ होता ही नहीं है। जैसे कि मैं खुद एक्सपोर्टर हूं, तो मेरे पास क्या है, मैं और ये मेरा लैपटॉप। अब मेरे पास भी ISO 9001 2015 है, पर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का ISO है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब आप कोई भी ले सकता है कि भाई हमारा जो है मैनेजमेंट इंटरनेशनल लेवल का है, हमें तो क्या चाहिए यहाँ पे, प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल के चाहिए। तो जो सारे ISO होते हैं जो इंप्लीमेंटेशन वाले होते हैं, जिसको बोलते हैं ऑडिट, जब यहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो है वो जब अपनी फैक्ट्री में ISO लेगा तो ऑडिट आएगा। क्या आएगा? ऑडिट आएगा, पूरा वेरीफाई करेंगे। जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो उसके लाइक SGS वगैरह की एक्सपर्ट टीम आती है, दूसरे ISO बॉडी होती है उसकी एक्सपर्ट टीम आती है एंड पूरा ऑडिट करती है एंड फिर ISO सर्टिफिकेट देती है। तो एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर आप यहाँ पे देखिए, तो मैं एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ, मैं यहाँ पे ऑफिस में बैठा हूँ, आप देख सकते हो, एंड यहाँ पे मेरा लैपटॉप है, मैं और मेरा लैपटॉप और ये टेबल है, ऑफिस है। अब कोई ISO वाला आएगा, क्या चेक करेगा? कुछ होता ही नहीं मर्चेंट के पास। तो आपको समझ में आ रहा है, मर्चेंट को इतना टेंशन
नहीं लेना है, क्योंकि आप मर्चेंट, आप देखिए प्रैक्टिकल देखिए, मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं तो मैं फूड भी एक्सपोर्ट करता हूं, तो आप देखिए यहाँ पे वो क्या वेरीफाई करेंगे, मर्चेंट को जो है कुछ यहाँ पे इतना वेरीफाई होता नहीं है। तो यहाँ पे जो क्वालिटी होता है ना, मैन्युफैक्चर मेंटेन करता है, तो हमें क्वालिटी वाला मैन्युफैक्चर फाइंड करना है। तो आप एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो, डर रहे हो क्वालिटी की वजह से कि सर कैसे होगा, तो वो सब मैन्युफैक्चर का काम है। देखिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर जो भी चीज मैन्युफैक्चर होती है उसकी जिम्मेदारी मैन्युफैक्चरर की है। मतलब कोई देखो हम लोग है ना, लाइक होलसेलर है, हम मेडिकल वाले, एग्जांपल है हम मेडिकल वाले, तो मैंने कोई फार्मास्यूटिकल का टेबलेट बेचा, आगे किसी को बेचा, उसको कोई प्रॉब्लम हुई, तो मेडिकल वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, वो कंपनी वाले की जिम्मेदारी होती है। समझ में आ रहा है कुछ भी? कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में डिफॉल्ट आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो मैन्युफैक्चरर का जो है जिम्मेदारी है, जो ट्रेडर का कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं रहता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने जो है मैन्युफैक्चर किया है। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो यहां पे भी जो फूड, फार्मा एंड केमिकल की जो प्रोडक्ट है उसमें मैन्युफैक्चरर जो है जिम्मेदार रहता है। एंड दूसरी प्रोडक्ट में इतना कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, उसमें भी मैन्युफैक्चरर जिम्मेदार रहता है, बट प्रॉब्लम हो, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट है, उसमें क्या प्रॉब्लम होना, किसी को खाना तो है नहीं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। फूड है, किसी ने खाया, फूड पॉइजन हो गया तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो गया, तो वो एक्सपायर हो गया, तो वो सब चीजें किसकी जिम्मेदारी है? मैन्युफैक्चरर की। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे कंट्री के हिसाब से डॉक्यूमेंट लगते हैं। जैसे कि आपको फूड एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट करना है तो उस पे एफडीए लगता है, मतलब आपका जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास एफडीए लाइसेंस होना चाहिए, उसका प्लांट जो है एफडीए अप्रूव होना चाहिए। अब मैन्युफैक्चरर को एफडीए, जीएमपी, हलाल, कोशर या आईएसओ लेना है तो उसका ऑडिट आता है, एफडीए का, जीएमपी का ऑडिट आता है, वो प्लांट को ऑडिट में पास करवाना रहता है, उसके बाद उसको जो है वो सर्टिफिकेट मिलता है। ऐसे वैसे नहीं मिलता है कि किसी ने भी कोई मशीन लगा के रोड के किनारे फैक्ट्री डाल दी, उसको एफडीए नहीं मिलता है, उसको अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है, एसओपी फॉलो करना पड़ता है। एसओपी में क्या होता है, जैसे कि कोई फूड का प्लांट है, तो जब कोई भी बंदा फूड के प्लांट के अंदर जाएगा तो सबसे पहले उसको कैप पहनना है, वरना बाल गिर सकता है, बाल फूड में आ सकता है, उसको मास्क पहनना है, उसको जो है ग्लव्स पहनना है, अपैरल पहनना है, शूज कैप पहनना है। तो ये सारे प्रिकॉशन जो है वहां पे लेने होते हैं, ऐसे नहीं कोई भी जाके ऐसे प्रोडक्ट बनाने लगे, क्योंकि ये फूड प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे फूड प्रोडक्ट जो है अच्छी तरह से मैन्युफैक्चर करनी होती है, लोकल की तरह नहीं कि रोड पे कोई भी मशीन डाल दिया और ग्राइंडिंग शुरू कर दिया और पाइसिस बना दिया और बेच दिया, उसमें मिट्टी भी आ सकता है, कंकड़ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ऐसा यहाँ पे एक्सपोर्ट में नहीं होता है। एंड दूसरी सबसे अच्छी बात है कि सब जिम्मेदारी मैन्युफैक्चर की है, जब वो एफडीए प्लांट लगाएगा तो सारे रूल्स को फॉलो करेगा, एंड कभी कोई मैन्युफैक्चरर ऐसे रूल को फॉलो नहीं करता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। और यहां पे एक अच्छी बात, गुड न्यूज मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए जब आप एक्सपोर्ट करते हो, मैन्युफैक्चरर से क्वालिटी गुड्स लिया एंड आपने एक्सपोर्ट किया, तो उसकी जिम्मेदारी पूरी किसकी है? मैन्युफैक्चरर की है। वो बायर जो है वो एफडीए में भी कंप्लेन कर सकता है कि आपका सर्टिफिकेशन है, आपका जो है अप्रूवल है, उसके बाद भी ऐसा खराब प्रोडक्ट आया, तो मैन्युफैक्चरर का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। इसलिए मैन्युफैक्चरर जो है जनरली, अच्छे मैन्युफैक्चरर कभी गोलमाल नहीं करते, प्रोडक्ट में ज्यादा पैसा कमाने के लालच में डुप्लीकेट वगैरह मिक्सिंग नहीं करते, स्पेशली इन एक्सपोर्ट। तो एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर आप रिलैक्स रहिएगा, यहां पे आपको क्वालिटी वाला प्रोडक्ट ही मिलेगा, क्योंकि आप क्वालिटी वाले प्लांट से ले रहे हो। इसका और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना बहुत ही सिंपल है, कोई भी पर्सन कर सकता है। देखिए हम जब टैक्सी में बैठते हैं और बस में बैठते हैं तो हमें डर रहता है कि टैक्सी वाला कहीं एक्सीडेंट ना कर दे, और जब भी हम टैक्सी में स्पेशली आगे बैठे होते हैं तो टैक्सी वाले को बोलते भाई देख देख आगे देख, भाई देख साइड में देख, इधर देख। अरे वो प्रोफेशनल ड्राइवर है, देखो मैं तो एक एक्सपोर्टर हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं तो ड्राइवर हूं नहीं, पर फिर भी हम उसे एडवाइस देते हैं, और शायद 5 साल या 10 साल से टैक्सी चला रहा है, फिर भी हम उसे क्या देते हैं? एडवाइस देते हैं, देख सामने देख, पीछे देख, अरे ध्यान रख, धीरे चला। जब हम लोग प्लेन में बैठते हैं तब कोई पायलट एडवाइस देते कि पायलट भैया थोड़ा अच्छी तरह से चलाना, मतलब इसमें कोई गड़बड़ मत करना, ऐसा कोई एडवाइस देता है? पायलट को नहीं देता है। उसका रीजन क्या है? पायलट जो है और प्लेन जो है वो सिस्टम से चलता है, उसके लिए डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ एविएशन जो है हमारा इंडिया का डिपार्टमेंट है, डीजीसीए, उसने रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं। अगर पायलट कोई भी गलती करता है तो उसको जो है सजा भी होती है और पनिशमेंट भी मिलता है। तो वो पूरा स्टैंडर्ड सिस्टम है। जब भी कोई प्लेन आता है, टेक ऑफ होता है, तो उसका पूरा जांच किया जाता है, चेक किया जाता है, उसके टेक्निकल स्टाफ होता है, उसका सब स्टाफ होता है। जैसे प्लेन लैंड होता है तो सब वो, मैंने देखा एयरपोर्ट में, वो लाइटें करके पूरा चेक करते, रात का टाइम है, प्लेन आ गया, हम उतर रहे, तो सीधा उसका जो भी स्टाफ होता है, ग्राउंड स्टाफ होता है, उसको बोलते हैं, वो ऐसे लाइट करके जो है पूरा प्लेन को चेक करते, टायर प्रेशर, टायर
वायर, मॉनिटर, सब कुछ वो करते हैं। तो एज ए पैसेंजर हमें वहां पे कोई टेंशन नहीं लेना होता है। तो एक्सपोर्ट भी जो है प्लेन जैसा है कि हमें जो है बिजनेस करना है, यहाँ पे हमारा इतना कोई टेंशन नहीं होता है। तो क्वालिटी का जो मेन होता है वो मैन्युफैक्चरर को देखना होता है, और जब उसके पास सर्टिफिकेशन होता है, उसके पास स्टैंडर्ड होता है, तो क्वालिटी का कोई इश्यू नहीं आता है। बट आपको नॉलेज होना चाहिए, कोई आपको मामू ना बना जाए। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग लो। आपने ट्रेनिंग लिया है तो आप आगे बढ़ने के लिए मेंटरशिप ले सकते हो, जिसमें मैं और मेरी टीम जो है पूरा बायर फाइंड करना, बायर को कन्विंस करना, एंड जो भी सपोर्ट चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड वो पूरा जो है सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट सर्टिफिकेशन आता है जीएमपी, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जो यूरोप में लगता है। तो मैन्युफैक्चरर के पास जीएमपी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जीएमपी का ऑडिट वाला पूरा अप्रूवल होना चाहिए। उसके बाद हम जो है वहां से प्रोडक्ट परचेज करके प्रोडक्ट को यूरोप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हलाल सर्टिफिकेट, और हलाल के बारे में क्लैरिटी में यहां पे देना चाहता हूं। हलाल क्या है? हलाल एक लेबोरेटरी है, और गल्फ का जो फूड है उसका स्टैंडर्ड डिसाइड करती है। मतलब लोग क्या समझते हैं हलाल मतलब वो कुछ लाइक मुसलमान का कुछ होगा या वो काटने वाला कुछ होगा, ऐसा वो हलाल नहीं है। हलाल जो है एक बॉडी है, एक डिपार्टमेंट है जो फूड का स्टैंडर्ड तय करता है गल्फ कंट्रीज के लिए, कि भाई आपको गल्फ कंट्री यूएई, सऊदी, कतार में आपको एक्सपोर्ट करना है तो हलाल अप्रूव्ड प्रोडक्ट होना चाहिए। तो जैसे अमेरिका में एफडीए चलता है वैसे गल्फ कंट्री में हलाल होता है, तो क्वालिटी का सर्टिफिकेट है। समझो, हलाल जो है स्पाइसेस में भी लगेगा। हलाल आने से कोई प्रोडक्ट नॉनवेज नहीं हो जाती है। हलाल एक क्वालिटी सर्टिफिकेट है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हलाल मतलब तो मुसलमान का प्रोडक्ट हो गया, ऐसा नहीं है। हलाल जो है एक सर्टिफिकेशन है जो अप्रूवल है। अब आप देखो आशीर्वाद आटा में भी हलाल का लोगो आता है, इंडिया में तो नहीं मिलेगा, बाकी गल्फ में हम जाते हैं तो उसमें भी आशीर्वाद आटा, तो वो तो आटा है, गेहूं का आटा है। उसके बाद स्पाइसेस हो गया तो उसमें हलाल आता है, नमकीन हो गया, चॉकलेट हो गया, उस पर हलाल लिखा होता है। तो वो क्या है, क्वालिटी जो है गल्फ स्टैंडर्ड के हिसाब से है वो दिखाता है। तो वो भी यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरर को लेना रहता है। उसके बाद आईएसओ सर्टिफिकेट आता है, जिसमें फूड के लिए स्पेशली आईएसओ 22000 आता है, एंड दूसरे भी आईएसओ आते हैं। कई बार क्या होता है कि बायर मांगता है मुझे आईएसओ एनवायरमेंट का आईएसओ चाहिए, आईएसओ 14000 चाहिए मुझे, कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उससे कोई ज्यादा पोल्यूशन नहीं हो रहा है। यस, तो उसके भी आईएसओ आते हैं, उसके भी क्वालिटी सर्टिफिकेट वगैरह आते हैं, तो वो सब मैन्युफैक्चरर को चाहिए। तो एज ए मर्चेंट आपको एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे कोई इतना टेंशन नहीं है। फिर एक कोशर सर्टिफिकेट आता है जो इजराइल के लिए लगता है, तो आपको इजराइल में एक्सपोर्ट करना है तो कोशर सर्टिफिकेट लगता है। एंड और एक सर्टिफिकेट आता है, जनरली अभी जो है हर जगह पे वो लोग मांग रहे हैं, वो है लाइक एशियन कंट्री वगैरह भी मांगते हैं, वो है फूड बीआरसी सर्टिफिकेट। यस, तो ये सर्टिफिकेट भी क्वालिटी का सर्टिफिकेट है जिसको बोलते हैं फूड बीआरसी सर्टिफिकेट। तो मैन्युफैक्चरर के पास होना चाहिए। तो ये सब सर्टिफिकेट जो है एक्सपोर्ट में लगते हैं, एंड मोस्टली ये मैन्युफैक्चरर के पास होना चाहिए। तो यहाँ पे आप एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करते हो तो यहाँ पे आपको इतना कोई टेंशन नहीं लेना है, मैन्युफैक्चरर के सर्टिफिकेट आपको यूज करना है। बट यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आएगा कि सर हम जब मैन्युफैक्चरर का सर्टिफिकेट यूज करेंगे तो उसमें मैन्युफैक्चरर का नाम होगा, और जब वो सर्टिफिकेट हम आगे भेजेंगे तो बायर जो है उसे मैन्युफैक्चरर का नाम पता चल जाएगा। यस, बिल्कुल उसमें पता चल जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो बीइंग ए गुजराती बिजनेसमैन मेरा काम है कि भाई जो राइट सॉल्यूशन है वो देना। तो यहाँ पे हवा में बात नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आप जो है मैन्युफैक्चरर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कि जो भी बायर हम आपके साथ इंट्रोड्यूस करेंगे उसको आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो एग्रीमेंट करके फिर आपको काम करना है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड होता है तो आपके पास एग्रीमेंट है, आप उसके सामने लीगल एक्शन भी ले सकते हो मैन्युफैक्चरर के सामने। कई बार ऐसा भी हो सकता है कोई मैन्युफैक्चरर बोले नहीं ऐसा नहीं, हम एग्रीमेंट नहीं करेंगे, तो आपको दूसरा मैन्युफैक्चरर फाइंड करना है। यस, एंड कई बार आप जो है आपके बायर से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट मेरा एडवाइस है पहले मैन्युफैक्चरर से कॉन्ट्रैक्ट कर लो, एंड वो एग्री होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और मैन्युफैक्चरर जनरली एग्री भी हो गए, क्यों? उसको तो बिजनेस चाहिए, उसका मास्टरी किसमें है? उसका मास्टरी बनाने में। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आता है, जब मैं मेंटरशिप प्रोग्राम लीड करता हूँ हमारा, तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर वो मैन्युफैक्चर डायरेक्ट हो गया तो। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करके काम करना है, दूसरा मैन्युफैक्चरर के पास इतना टाइम नहीं होता है। यस, मैन्युफैक्चरर के पास उतना टाइम नहीं होता है कि सब चीजें हैंडल कर पाए, इसलिए तो मर्चेंट एक्सपोर्टर ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए मैं खुद भी एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ, तो बायर मेरे से क्यों लेता? वो तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास ही पहुंच जाता ना। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर का बेनिफिट ही यही है। क्या बेनिफिट है कि हम
हम यहाँ पे अच्छा मार्केटिंग करते हैं, हमको यहाँ पे बायर मिलता है एंड अच्छा बात करते हैं, डील को डन करते हैं। तो इतना कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई भी पर्सन जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकता है। एंड आप ज्वाइंट वेंचर में करोगे तो भी जो है आपको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करके काम करना है मैन्युफैक्चरर के साथ, जिसमें डायरेक्ट होने का कोई चांसेस यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिलके काम करना है। देखिए मैं आपको बता दूं एक चीज, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, अच्छी बात है, बाकी बिजनेस है ना जबान पे चलता है, ये एक फैक्ट बात है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मेरे एक दोस्त है जिसका स्टील मैन्युफैक्चरिंग का काम है, उसका फैक्ट्री है, तो वो क्या करता है, लोगों को मतलब स्टील की प्रोडक्ट बेचता है। तो एक बार मैं उसकी ऑफिस में बैठा था, वो सैंपल पैक कर रहे थे, तो उसने उसके एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई जिसको भेजना है उसका एड्रेस है, और जो सेंडर में जो एड्रेस आता है ना, सेंड कौन कर रहा है कुरियर, उसने अपना एड्रेस मत लिखना, उसका एड्रेस लिखना। मैंने बोला ऐसा क्यों? बोला कि वो पार्टी का बायर है, तो वो मैन्युफैक्चरर। तो मैंने उसे बोला तुम डायरेक्ट नहीं उसे बेच सकते हो, तो बोला कि यहाँ पे जुबान से काम चलता है, मैं डायरेक्ट नहीं बेच सकता और बेचूंगा भी नहीं। अगर वो बंदा 1 करोड़ रुपया भी मुझे एडवांस देगा ना, तो भी मैं उसे माल नहीं दूंगा कि तुम उससे ही उसके थ्रू ही मेरे पास आओ, मैं डायरेक्ट धंधा नहीं करूंगा। तो ये फैक्ट बात है। यहाँ पे जिसको मार्केट में रहना है, 10-10 साल 20-20 साल से जो धंधा कर रहे हैं, वो ऐसे मतलब चोरी चकारी नहीं करते, इफेक्ट बात है। और कोई नए नए आए, उसको रातों रात करोड़पति बनना है, तो ऐसा कर भी सकते हैं। समझ में आ रहा है? जो लोग मार्केट में बैठे, जो रियल में बिजनेसमैन है, वो सिस्टम से काम करते हैं, क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म से काम करना है। इसमें क्या होता है, मैं आपको प्रैक्टिकल एक बात बताता हूँ। देखिए कोई एक मर्चेंट एक्सपोर्टर है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है कॉटन शर्ट, कोई एक मैन्युफैक्चरर है, उससे वो गुड्स ले रहा है और महीने के 10 कंट्री एक्सपोर्ट करता है। तो आप यहाँ पे देखिए, जो बंदा मैन्युफैक्चरर है उसको 10 कंट्री का ऑर्डर तो ये दे रहा है, उसे 10 कंट्री का माल खरीद रहा है। अगर वो बंदा डायरेक्ट कल होने का ट्राई करेगा, तो मर्चेंट एक्सपोर्टर जो है दूसरी बार उससे माल थोड़ी ना लेगा, प्रोडक्ट थोड़ी ना लेगा। तो फिर वो बंदा चलो एक बार वो ले लेगा, बट वो बंदा जो है महीने का 10 कंट्री का सेल खो देगा, क्योंकि जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है उसके पास तो मल्टीपल बायर है। तो ये यहाँ पे एक प्रैक्टिकल चीज है, तो इतना टेंशन नहीं लेना है। वो 3 इडियट का एक डायलॉग है ना, अजीब दोस्त मिले हैं यार, एक डर डर के जीता, एक साला मर मर के। तो ऐसा मर मर के डर डर के यहाँ पे काम नहीं करना है। बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, प्रोफेशनल बिजनेस है, एंड यहाँ पे ये बड़ा बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है। तो कोई भी पर्सन यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करके आगे बढ़ सकता है। मैंने भी पहले जॉब किया एंड उसके बाद जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस अपना स्टार्ट किया। तो कोई भी पर्सन यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकता है। मतलब आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, आप हाउस वाइफ हो, या आप लोकल में बिजनेसमैन हो, तो आप जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो आप किसी के 10वें स्टेप से कंपेयर नहीं करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर जो लोग आते हैं, कई बार मुझे बोलते हैं सर मुझे आपके जैसा बनना है, तो वो बेचारा जो है अभी स्टार्टिंग लेवल पे है। मेरा जो है आज इंडस्ट्री में 10 ईयर से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बोलेगा सर मैं कैसे बड़ा बन पाऊंगा, तो भाई 10 साल में तो तू मेरे से भी बड़ा बन सकता है। अगर अच्छा मेहनत करेगा, मेरे से भी ज्यादा मेहनत करेगा, तो मेरे से भी अच्छा बन पाएगा। देखिए तो ओपन मार्केट है, जो जितना मेहनत करेगा उतना लेके जाएगा। सो बी पॉजिटिव। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई भी पर्सन एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकता है। एंड और भी कोई क्वेरी है तो यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने स्टेटस वगैरह में रखिए। मेरे और भी वीडियोस वगैरह है, मेरे चैनल को आपके स्टेटस वगैरह में शेयर कीजिए, जिससे लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रियल में नॉलेज मिले। लेट्स ग्रो टुगेदर एंड लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू। क्या आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हो? आपको एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको बायर फाइंड करने में दिक्कत आ रही है, आपको एक्सपोर्ट के अंदर प्रोडक्ट सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है, एंड आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप एक्सपोर्ट के अंदर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, एंड एक्सपोर्ट के अंदर आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, तो आप हमारी एडवांस लेवल की एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेंटरशिप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको एक्सपोर्ट के अंदर पूरा सपोर्ट किया जाएगा। एंड आप ज्वाइंट वेंचर स्ट्रेटेजी में काम करना चाहते हो तो भी वहां पे सपोर्ट किया जाएगा। तो आप एक एक्सपोर्टर एंड गुजराती बिजनेसमैन से जुड़ के उसके गाइडेंस एंड सपोर्ट से अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मेंटरशिप में आपको वर्किंग आवर्स में एवरीडे लाइव जूम पे सपोर्ट किया जाएगा, एंड हमारे पास जो बाहर का डेटा वगैरह अवेलेबल होगा वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एंड आपको पूरा सपोर्ट यहाँ पे किया जाएगा। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेंटरशिप कम्युनिटी के अंदर जुड़ने के लिए यहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए एंड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। लेट्स ग्रो टुगेदर एंड लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।